नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी का हम अध्ययन करेंगे कि किसने इसकी स्थापना की, कहाँ हुई, किस प्रकार था, इसमें क्या क्या विचारधाराएं थी, है ना। तो इन सभी तथ्यों पर हम अध्ययन करेंगे और प्रतिक्रियाएं क्या क्या हुई लोगों की इन जब ये समाज स्थापित होगा इसके बाद। तो कल के सत्र में हमने अध्ययन करा था रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज का। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्य समाज एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी जो आधुनिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्य समाज जिसका जो समय है 1867 ईस्वी इसका समय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी और कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आर्य समाज का प्रभाव था। कहाँ कहाँ पर? गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन प्रदेशों का मिजाज बंगाल से भिन्न था। इन प्रदेशों में जो लोग रहते थे उनके रहन सहन में उनके विचारधाराएं बंगाल से भिन्न थी। बंगाल की भावुकता के स्थान पर इन्हें पौरुष और अखंडता प्रिय है। बंगाल और महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में मध्यकालीन संतों की वाणी का भी योगदान है, पर आर्य समाज पर उनका कोई स्थान नहीं है। आर्य समाज में संत वाणी और उनका कोई स्थान नहीं है। सन 1867 1868 में दयानंद सरस्वती ने, किसने स्थापना की इसकी? दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर करी? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद असाधारण व्यक्ति थे। वे संस्कृत के चोटी के विद्वान, बहुत प्रकांड विद्वान थे, वाग्मी और अत्यंत मेधावी, बहुत ही संस्कृत के ज्ञाता, व्याकरण, बहुत ही होशियार विद्वान थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय दृढ़ और असमझौतावादी था। वो वो जिस चीज को ठान लेते थे, मुझे ये काम करना है, तो उसे वो अवश्य ही करते थे। उनके विचारों में कहीं भी अस्पष्टता और रहस्यवादिता नहीं मिलेगी। विवेकानंद को छोड़कर इतना अटूट आत्मविश्वास अन्यत्र नहीं दिखाई देगा। वह किसमें था? दयानंद सरस्वती में। उन्होंने आर्य समाज के लिए वेदों को आधार माना है। किसको माना है? वेदों। कहते भी हैं वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती कहते हैं वेद ही हमारे जीवन का मूल आधार है। जो वेद हैं हमारे आर्य समाज के लिए, हमारे समाज के लिए हिंदू धर्म में वेदों का बहुत अधिक महत्व है। तो उन्होंने कहा है कि वेद हमारे जीवन का आधार है। हमारे समाज में वे वेदों की को साख और अपौरुषेय मानते थे। वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वभौम है। वैदिक धर्म ही सत्य है और कभी न नष्ट होने वाला, यानी सार्वभौमिक है। दूसरे धर्म अधूरे हैं। इसीलिए समाज का कर्तव्य है कि इन धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करें। वो हिंदू धर्म की प्रमुखता मानते हैं, वेदों को मानते हैं और कहते हैं बाकी सभी दूसरे धर्म अधूरे हैं। समाज का कर्तव्य है कि सभी को हिंदू धर्म में दीक्षित करें और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और इसे बढ़ावा दें। आर्य समाज ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को देखते हुए एक आचार संहिता बनाई, जिसमें जाति भेद, मनुष्य मनुष्य या स्त्री पुरुष में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। निश्चय ही एक लोकतांत्रिक दृष्टि थी। वैदिक धर्म के व्याख्याता होने के बावजूद वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। कौन? दयानंद सरस्वती। वैदिक धर्म के ज्ञाता होने के बाद भी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि हमारे समाज में इस प्रकार जो रोजी रोजगार का सवाल है वो वेद और उनका अध्ययन करने से नहीं प्राप्त होगा। वो अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात ही होगा। समाज की भौतिक उन्नति के लिए वे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को आवश्यक समझते थे। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण है ये। आगे चलकर प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर दयानंद स्कूल खोले गए। अपने हिंदूवादी दृष्टिकोण के बावजूद आर्य समाज में राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में आश्चर्यजनक योगदान किया।
कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार इसे दबाने के लिए भरपूर चेष्टा करती रही। द टाइम्स पत्र है ये की ओर से 1907 के बाद होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों की जांच करने के लिए एक प्रतिनिधि आया था। उसने आर्य समाज को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सबसे खतरनाक तत्व बताया है। वो चेकिंग करने आया, उसने कहा आर्य समाज जो बना रहे हैं, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी है और ये ब्रिटिश साम्राज्य यानी हमारा जो साम्राज्य है उसके लिए ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है, आगे जाके ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को जब एकजुट व्यक्ति हो जाता है तो वो ताकत बन जाता है समाज में। इस प्रकार उन्होंने उसे खराब बताया। उत्तर भारत के आचार विचार, रहन सहन, साहित्य, संस्कृति पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव पड़ा। गद्य की भाषा के परिष्कार में भी इस आंदोलन का अभूतपूर्व योग है। छुआछूत पर जितना प्रबल आघात इस आंदोलन ने किया उतना किसी अन्य ने नहीं। बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आंदोलन उच्च और उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित रहे, पर आर्य समाज का प्रसार मुख्यतः मध्य वर्ग के बीच हुआ, इसीलिए इसका कार्य अधिक क्रांतिकारी सिद्ध हो सका। यानी उच्च वर्ग को जब सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं तो अपने अलावा वो दूसरे व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचता, पर जो मध्य वर्ग को चीज़ें दी गई तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, है ना, उसका प्रचार प्रसार किया और उनके पास इतनी सीमित सुख सुविधाएं थी, उन्होंने उनको प्रगति दी। आर्य समाज के कार्य एक ओर प्रगतिशील थे तो दूसरी ओर प्रतिक्रियावादी। जहाँ तक मानवीय समता, अस्पृश्यता आदि का संबंध है, इसे प्रगतिशील माना जाएगा, किंतु मुसलमानों के प्रति इसका आक्रामक रुख प्रतिगामी प्रवृत्ति का सूचक है। यानी उन्हें ये पसंद नहीं था, वो आक्रामक थे कि इन्होंने ये क्या किया है, अपना मतलब हिंदू हिंदू एक हो जा रहे हैं और वेद को अपौरुष्य और अतर्क्य मान लेने के कारण मुक्त व्यक्तिगत चिंतन के लिए इसमें अवकाश नहीं रह गया। यानी जब व्यक्ति जब चीज़ों को सोचने लगता है, समझने लगता है, तो उसकी जो विचारधारा है वो बदल जाती है ना, वो चीज़ों को देखता है कि क्या हो रहा है हमारे समाज में। तो इसी तरह आर्य समाज की स्थापना हुई, तब उन्होंने बताया कि तुम शिक्षा तो तुम पाश्चात्य ग्रहण करो, पर हिंदू धर्म अपनाओ, वेदों का अध्ययन करो और वेदों से ही हमारी उन्नति हो सकती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 1875 ईस्वी। थियोसॉफिकल आंदोलन भारतीय धार्मिक परंपरा पर ही आधारित था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मदाम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क में सन 1875 में हुई। 1875 में सोसाइटी के संस्थापक जनवरी 1879 में भारत पहुंचे। 1882 ईस्वी में अन्यार मद्रास में इसकी शाखा खोल दी गई। श्रीमती एनी बेसेंट ने सन 1888 में इस संस्था की इंग्लैंड शाखा से संबंध हो गई। 1893 में वे भारत आईं और सोसाइटी के विकास में तन मन से वह जुट गईं। कौन? एनी बेसेंट। उन्होंने घोषित किया कि मैं अपने विगत के संस्कारों के कारण हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। अपने गत्यात्मक व्यक्तित्व और असाधारण वक्तृत्व शक्ति के कारण, यानी वक्ता शक्ति, ने अच्छा बोलती थी, के कारण उन्होंने अनेक शिक्षित भारतीयों को आकृष्ट किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने समस्त देश का दौरा किया और हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता के पक्ष में ओजस्वी भाषण दिए। थियोसॉफी में उन्होंने अपने आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए शिक्षा संस्थाएं भी खोलीं। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसी तरह का कॉलेज था। इस आंदोलन के कारण उदारता और समन्वयवादी दृष्टि का विकास हुआ, किंतु यह बहुत कुछ उच्च वर्ग तक ही सीमित था। अब प्रतिक्रियाएं क्या हुई, ये प्रतिक्रियाएं लिखा हुआ है। प्रतिक्रियाएं क्या हुई जब ये समाज स्थापित हो गए, है ना, थियोसॉफिकल समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सबकी स्थापना हो गई, है ना, सभी एक साथ जुड़ गए, तो उसकी कुछ प्रतिक्रियाएं भी हुई।
बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में नए धार्मिक आंदोलनों के विरुद्ध पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रियाएं आरंभ हुईं। बंगाल में राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा 1830 की स्थापना की। यानी उसका विरोध भी तुरंत ही हो जाता था। अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो कुछ उसके विरोधी भी अवश्य ही होते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने जब ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो बंगाल में राधा कांत देव ने धर्म विरोध में धर्म सभा 1830 में स्थापना की, पर 57 के विद्रोह तक वह समाज का प्रभाव कम नहीं कर सकी। किंतु 57 के विद्रोह के बाद सुधारवादी रेडिकल्स का जो जोर कम हो गया और पुरातनवादी मनोवृत्तियां उभर कर सामने आई। 1858 के अनंतर बंगाल में दो प्रवृत्तियां ज्यादा जोर था, राष्ट्रीयतावादी और स्वच्छंदतावादी। दोनों की मूल में व्यक्तिगता, अतीत के प्रति गौरव का भाव, विदेशी सत्ता के विरुद्ध आक्रोश, गांव की बढ़ती हुई गरीबी के प्रति सहानुभूति, स्वतंत्रता और समानता के प्रति आग्रह आदि क्रियाशील थी। अतीत के गौरव के प्रति जागृत फैलाने का जो श्रेय उन पुरातत्ववेत्ताओं और पुरालेखविदों के मुद्राशास्त्रियों को है जिन्होंने विस्मृति के गर्भ में विलीन भारतीय साहित्य, कला, ज्ञान विज्ञान, दर्शन, वास्तुकला आदि का पुनरुद्धार किया। यानी जो चीजें दबी हुई थी, है ना, विस्मृति हो गया था, उन सभी का उन्होंने क्या किया, है ना, उसे उजागर किया, सभी के सामने उसे प्रस्तुत किया, है ना, आदि का पुनरुद्धार उन्होंने किया। इसके फलस्वरूप संसार में भारत का गौरव बढ़ा और इस देश के निवासियों में आत्मसम्मान का भाव जाग उठा। यानी जो सारी चीजें थी, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, कला, दर्शन, वास्तुकला, वो सब भारत से ही निर्मित था। भारत में ही बहुत ज्ञानी विज्ञानी विद्वान प्रकांड पंडित हुआ करते थे, तो उन्होंने वेद भी भारत से ही निकले। तो सब वो चीजें विस्मृत हो गई थी, दब गई थी, लोगों की इस पहुंच तक नहीं थी। तो धीरे धीरे उन सब का विकास हुआ। अब पाश्चात्य संस्कृत के सामने डटकर खड़ा हुआ जा सकता था। यानी पाश्चात्य संस्कृत अपने आप को महान कहती थी, पर ऐसा नहीं था। नवीन हिंदूवाद का जन्म हुआ। इसमें मुख्यतः दो दल थे। एक प्रत्येक प्रकार के सुधार का विरोधी था, दूसरा यथास्थान नए विचारों के सन्निवेश का पक्षपाती। किंतु मुख्य धारा में यह किसी प्रकार के मौलिक परिवर्तन के आकांक्षी नहीं थे। यानी वो मौलिक परिवर्तन नहीं चाहते थे, उनको नहीं करना चाहते थे। यानी एक तो सुधार करता था और दूसरा विरोधों का पक्षपात करता था। बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे ही व्यक्ति थे। वे गीता के निष्काम कर्मयोग के हिमायती थे। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने धर्म तत्व पर 2 जिल्दों में पुस्तकें लिखी। कृष्ण के संबंध में कृष्ण चरित्र ग्रंथ लिखा। वे धर्म सुधारकों की भांति टुकड़ों टुकड़ों में समाज सुधार के हिमायती नहीं थे। यानी वो अलग अलग सभा स्थापित नहीं करना चाहते थे कि कुछ सभा बना ली, कई छोटी छोटी सभाएं, वो नहीं चाहते थे। उनका विश्वास था कि धर्म और नैतिकता के समग्र पुनर्जागरण में समाज सुधार समाविष्ट हो जाता है। बंकिम के विचारों और उपन्यासों में देश प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा है। वो देश से प्रेम करना सिखाते थे। वो सभाओं में बंटना उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि छोटे छोटे टुकड़ों में समाज को विभाजित किया जाए। वे देश प्रेम को धर्म और धर्म को देश प्रेम कहते थे। उन्होंने देश प्रेम को प्रमुख स्थान दिया है। देश प्रेम को, वो समाज को टुकड़ों में बांटना नहीं चाहते थे। महाराष्ट्र की स्थिति बंगाल से भिन्न थी। महाराष्ट्र एक तो वह अंग्रेजों के अधिकार में बंगाल से 60 वर्ष पीछे आया और दूसरे पेशवा राज्य की परिसमाप्ति का दर्द उससे बना हुआ था। अपनी परंपराओं के प्रति उसे अधिक अनुराग था। किसको? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र ने देश की गरीबी, भुखमरी आदि का पूरा दायित्व अंग्रेजों पर डाल दिया। चिपलूणकर के निबंधों में देश के पराभव का एकमात्र जिम्मेवार विदेशी शासन को ठहराया गया। तिलक ने रानाडा के सुधारों का विरोध किया। उनकी दृष्टि में इन सुधारों में समाज विभक्त होगा और इससे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में बाधा पहुंचेगी। जनता को एक करने के लिए उन्होंने गणेश पूजा की शुरुआत की। जो महाराष्ट्र में आज गणेश उत्सव मनाया जाता है, वो इन्होंने ही शुरू की थी।
उत्तर भारत में आर्य समाज के विरोध में सनातन धर्मावलंबियों ने अपना स्वर बुलंद किया। इन विरोधों स्वरों के कारण सुधार का कार्य तो मंद पड़ा, किंतु राष्ट्रीयता की ओर अधिक बल मिला। जब बंकिम चंद्र चटर्जी आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं कहा कि सभी अपने अपने समाजों में विभाजित हो जाएं, नई नई सभाएं बनाई जाएं, देश एक सभा बनती थी, उसके विरोध में दूसरी सभा खड़ी होती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भारतवासी हैं, हम एक देश के, हमें सबको चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हमें सबको एकजुट रहना है। हमें देश प्रेम, हमारे धर्म प्रेम से अधिक हमारे लिए देश प्रेम बहुत ही आवश्यक है। तो हमें देश प्रेम करना है और देश प्रेम करते हुए भी हम सबको एक साथ मिलकर रहना है। और एक प्रश्न है कि गणेश पूजा की शुरुआत भी किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही शुरुआत की थी। महाराष्ट्र में ये प्रश्न भी बनता है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो आज के सत्र में इतना ही। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।